जय भीम, जय मूल निवासी। स्पीच देने के पहले आप सबसे विनम्रता से एक विनती करती हूँ कि मुझे हिंदी अच्छी तरीके से नहीं आती, जो मेरे भाव को समझ लीजिए, लैंग्वेज को नहीं। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी। बॉम्बसेफ 37th नेशनल कन्वेंशन संपन्न अभी हो रहा है। दिनांक 26-27 दिसंबर 2020। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान डॉक्टर के कपाडे मेमोरियल ट्रस्ट, रिंगनाबोडी, नागपुर, महाराष्ट्र। पहले दिन इस महिलाओं के विशेष सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बॉम्बसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस सत्र के अध्यक्षता करती हुई MN सुनीता कपरवाल जी और देश के कोने कोने से आए हुए सब बॉम्बसेफ कैडर को मैं जय भीम, जय मूल निवासी कहती हूँ। आज का सत्र जो है महिलाओं का विशेष सत्र है। इसका जो प्रस्तावना का जिम्मेदारी मुझ पर सौंपती है, तो इस सत्र की प्रस्तावना कुछ बातों में आपके सामने रखना चाहती हूँ। महिलाओं के खिलाफ जातिवादी अत्याचार का मूल कारण ब्राह्मणवाद, स्वरूप और समाधान। भारत में महिलाओं का खिलाफ लिंग आधारित हिंसा लगातार बढ़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7% की इंक्रीज हो रहा है और वर्ष 2017 से 2019 तक SC महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.3% की वृद्धि हुई है। भाजपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्यों हैं जहां महिलाओं का खिलाफ अत्याचार के सबसे ज़्यादा मामले हुए हैं और वहां भी मूल निवासी महिलाओं की खिलाफ जातिवादी अत्याचार के रूप में अधिक है। सरकार जाति आधारित आंकड़ों की छिपाने के कोशिश करती है, लेकिन राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को साथ बलात्कार में मामलों की प्रवृत्ति अधिक क्रूर है। हालांकि राष्ट्रीय समाचार मीडिया पूरी तरह से ST और OBC महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले की संख्या पर मुखदर्शक है, फिर भी रिपोर्ट किए गए मामलों में रुझाने का निष्कर्ष यहाँ बताता है कि बलात्कार के मामले के उच्च जाति के अपराधी यौन हमलावर के बजाय जातिवादी हमलावर के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। इससे हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि निम्न जाति का महिलाओं के साथ बलात्कार के उच्च अपराधियों के मूल रूप से जातिवाद के ब्राह्मणवाद विचारधारा द्वारा संचालित किया जाता है, न कि केवल उनकी पितृसत्तात्मक और मर्दाना वेश में होने के कारण, परंतु वह कई लोगों द्वारा गलत तरीके से समझा जाता है। इस तरह की ताज़ा घटना 14 सितंबर 2020 का हाथरस में उत्तर प्रदेश में मनीषा 19 वर्ष की लड़की के ऊपर की नृशंस हत्या है। यहाँ हमारी इस बात के दोहराता है कि महिलाओं को खिलाफ जातिवादी अत्याचार का मूल कारण ब्राह्मणवाद है, क्योंकि हम किसी के भी खिलाफ
किसी भी प्रकार के अत्याचार को खिलाफ है। हम ब्राह्मणवादी से उत्पन्न जातिवादी और लैंगिक अत्याचारों के खिलाफ एक विस्तृत विशेषण और समाधान उन्मुख कार्रवाई का इरादा कर रखते हैं। इसलिए उपरोक्त विषय को यहाँ चर्चा के लिए रखा गया है। मैं मनीषा के बारे में, जो हाथरस में जो मर्डर हुआ और रेप हुआ, मनीषा के बारे में थोड़ा कहना चाहती हूँ। मनीषा वाल्मीकि के बारे में पहले लोगों ने किया कि बलात्कार हुआ नहीं और वे सोच रहे हैं कि घरेलू हिंसा है, पड़ोसी और उनकी बीच में झगड़ा हो गया और फिर मारपीट हो गई, ऐसे लोगों का मानना था। शासन प्रशासन ने भी सही तरीके से जो उसका इलाज जो करना चाहता था वो नहीं किया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आपके घर के सभी लोगों का विश्वास ना लेते हुए उन्होंने, पुलिस यंत्र ने मनीषा को जला दिया। उसके परिवार के लोगों कोई नहीं थे, तो जब जो कानून लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहते, किसी अगर लोगों पर अत्याचार होता है, शासन यंत्र ने पूरी तरीके से उसका प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका फर्ज होता है, क्योंकि ये लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली होती है, लेकिन लोगों वो करते नहीं हैं। ठीक तरीके से करना चाहिए रूल एंड रेगुलेशंस, लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लगता है वो उनको ये पिछड़े जाति लोग हैं और उनके साथ न्याय करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। उनके साथ ऐसी तरीके से बड़पाव करना चाहिए, ऐसे उनका लगता है। कास्ट मेंटालिटी से वे सब यंत्रणा वहाँ पे वर्क करती है और वो जो सबूत रहता है वो ख़त्म करने के कोशिश यंत्रणा करती है। फैमिली को टॉर्चर करता है, फैमिली को घर से बाहर ना निकलाने को प्रतिबंधन किया और लोगों को मिलने नहीं दिया। इतना बड़ा वहाँ को मुख्यमंत्री इतना वायलेंस वहाँ पर हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वो फैमिली के मिलने को ज़रूरत था, लेकिन वैसे कुछ नहीं किया। वे सब कास्ट की मेंटालिटी से वर्क करते हैं, इसलिए आदित्यनाथ योगी ने वहाँ पर नहीं गया और दिन में दिन महिलाओं की खिलाफ बढ़ रहा है, वैसी ही हमको दिखाई दे रहा है। संविधान अभी 72 years वी आर इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी अगर इस लड़की को इस तरीके से अगर मार दिया जाता है, वे सब बहुत गंभीर मामला है और भारत में ये सब नहीं, मीडिया वाले ये सब नहीं दिखाते। जो अनवांटेड इश्यूज रहते मीडिया में दिखाए थे, जो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी मीडिया रहने दो, वो अनवांटेड इश्यूज को ज़्यादा प्ले करती उस समय में। और इस परिसंवाद के लिए बहुत ही अतिथि वक्तागण जो आए हैं यहाँ, वे बहुत इस विषय में माहिर है, एक्सपर्ट है, उनकी बहुत चिंतना है, गहरी अध्ययन है आप उनका इस विषय पर, और अलग ये विषय से हिसाब से अपने बात यहाँ पर रखेंगे। तो मैं मनुस्मृति के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ, जो महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा गया, वो मनुस्मृति हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम वही फॉलो करते रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आए तो भी हम मनुस्मृति से अंदर ही चल रहा है, इसलिए जो वाक्य है आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ।
पुरुष स्त्री या पुरुष ने ऐसे समझते कि स्त्री पत्नी माता या कन्या युवा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा गया। पति पत्नी को छोड़ सकता है, शुद्ध पर रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार को अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पत्नी ही हो रहती है। संपत्ति और मिलाकियत के अधिकार और दावों के लिए शूद्र की स्त्रियों भी दास है। स्त्री को संपत्ति रखना का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। डोर, गंवार, शूद्र और नारी ये सब तोड़ने के अधिकारी हैं, यानी नारी को डोर की तरह मार सकते हैं। तुलसीदास पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि वो लिखते हैं कि डोर, चमार और नारी ताड़न का अधिकारी। असन्य जिस तरह अपवित्र है उसी भांति स्त्रियों भी आपकी है, यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन का स्त्रियों का अधिकार नहीं है। स्त्री नरक का गाभिन होना के कारण वे यज्ञ कर्म या दैनिक अग्निहोत्र भी नहीं कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नारी नरक की द्वार है बोल के। और स्त्री पुरुष के दास बनकर पद भ्रष्ट करने वाली है। स्त्री एकांत को दुरुपयोग करने वाली है। चंचल और हत्यायनी जब पति का और निष्ठ रहती है, ऐसे बोल के उसमें महिला के बारे में बहुत ही लिखा गया। इसलिए अंबेडकर ने ये सब पढ़ के ये मनुस्मृति को 25 दिसंबर को जला दिया। तो हमारे देश में जो NCRB के हिसाब से थोड़ा क्राइम का इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो इंडिया में 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट्स है फॉर वुमेन के लिए। इन द स्टेट वाइज एनालिसिस ऑफ द रेप केसेस फॉर द लास्ट 10 years, India Today's Data Intelligence Unit found the 10 states from UP to Rajasthan and Kerala to Madhya Pradesh have reported more than 2/3 to total cases in 2019. The country continues to rage against the alleged gang rape and death of largest old Dalit girl in UP Hathras district, and amid calls for harsher punishment to the perpetrators and more safety for women in the country. The National Crime Records Bureau show the numbers of rape and murder in Nirbhaya, which shocked the nation in 2012. After analysis of the state-wise rape cases for the last 10 years, Indian Today Data Intelligence Unit found the 10 years from UP to Rajasthan and Kerala, Madhya Pradesh have reported more than two-thirds of the total cases in 2019. These states have gradually turned from bad to very
worse for women over the 10 years period. Irrespective of the ruling political parties, इंडिया रेप पैंडमिक टाइम में इंडिया में भी ये केस बढ़ता रहा गया है. ऑफ द टोटल रिपोर्टेड रेप केसेस इन इंडिया 4 out of 5 rapes victims are from these 10 states has almost doubled in the last 10 years from 12,077 2009 and to the 23,173 in 2019. The rest 26 states have reported almost the some numbers has been dead in the 2009. थैंक यू इस मंच पर आने का मुझे जो मौका दिया नेशनल प्रेसिडेंट गंगाधर सर को, और मेरा बातों को समझ के अभी तक पेशेंस से सुने हुए लोगों को जय भीम, जय मूल्यवासी.